मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमें स्पेशली मुझे आयरलैंड घूमने का मौका मिलेगा। एक रायन एयर है ना, मतलब इसमें तो हमेशा का ही रोना है, हमेशा का रोना है। पर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी शक्ल से वो मजे ले रहा था हमसे। यूके से यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ से यूके क्यों नहीं जा रहे हो? जो इंग्लिश है ना वो हल्की सी ना टंग ट्विस्टिंग इंग्लिश, मतलब इट इज नॉट अ नॉर्मल इंग्लिश। इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पर, अभी टेम्परेचर है -1। इसकी जो पूरी विस्की की जो कलेक्शन है ना, वो लार्जेस्ट विस्की कलेक्शन है इंटायर आयरलैंड की यहाँ पर। तो यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी बजट ट्रैवलर्स के लिए, इसने हमारे ऑलमोस्ट 16 यूरो जो है वो बचा दिए हैं। पर मेरे चेक इन पे लिखा हुआ आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड बोर्डिंग, तो पहले मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा बोर्डिंग पास जनरेट होगा। तो जी फाइनली हमने गाड़ी जो है वो ले ली है। ये पीछे गाड़ी i20 है, 3 दिन के लिए लिया है हमने। तो चलो फिर आपको बजट एयरलाइन में यानी रायन एयर में लेके चलते हैं वेल्स से डबलिन। तो जी हमारी अगली जर्नी शुरू हो गई है। अब तक हम यूनाइटेड किंगडम की 2 कंट्रीज घूम रहे थे, एक हमने इंग्लैंड देखी, दूसरी हमने वेल्स की। अब हम जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से बाहर, अब हम जा रहे हैं आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरफ से अलग है। और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और यहाँ पर पाउंड नहीं चलेगा, यहाँ पे यूरो चलेगा। हाँ, तो इसीलिए हमारी लड़की ने स्मार्टनेस दिखाई थी जब ये करेंसी एक्सचेंज करा रही थी इंडिया में, तो इसने कहा था सिर्फ पाउंड क्यों लेके जाना है, हमें तो यूरोपियन कंट्री भी घूमनी है ना। वो दिक्कत हो जाती ना। हाँ, तो वैसे तो हम कार्ड यूज करेंगे, लेकिन फिर भी हम बैकअप के लिए कुछ पाउंड्स लेके, कुछ यूरोज लेके आए हैं साथ में पाउंड के साथ साथ, ताकि हम इस कंट्री को एड्रेस कर पाए। एक जो चीज़ है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक अभी हमें लग रही है, वो ये लग रही है कि गगन का बोर्डिंग पास जनरेट हो गया है वेल्स टू आयरलैंड डबलिन, मेरा नहीं जनरेट हुआ है अभी। शायद जो हमें रीजन लग रहा है ना, वो जब वीजा इशू होता है ना, तो नीचे वो एरो बने होते हैं वीजा नंबर के उसमें। हाँ। और इनकी जो मैडम थी ना, वो इमिग्रेशन वाली, उसने ना उसी के ऊपर एरो के ऊपर ही स्टैम्प कर रखी है। तो रायन एयर में जब आप चेक इन करते हो तो उसमें आपको अपना वीजा और पासपोर्ट जो है ना वो रियल टाइम स्कैन करना होता है। तो शायद वो रीजन है कि अरुण का स्कैन नहीं हो रहा, और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी कि अब वो बोल रहे हैं कि अगर सर्विसेज हमारी एयरपोर्ट पे आके लोगे तो उसमें कहीं क्लॉज में लिखा हुआ था कि 55 पाउंड तक लग सकते हैं आपके। बार बार मेंशन कर रहे हैं, बार बार मेंशन कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो इस केस में लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने तो चेक इन किया है, पर मेरे चेक इन पे लिखा हुआ आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड बोर्डिंग, तो पहले मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा बोर्डिंग पास जनरेट होगा। तो ये एक डाउट मन में है, पता नहीं क्या सॉल्व होगा। अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, इसीलिए हम 2 घंटे पहले ही पहुंच रहे हैं। ऐसे हमें 2-2.5 घंटे पहले पहुंचना था, पर हम 4 घंटे बफर लेके चल रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट पे वो सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है नहीं होगा वो कि क्या चैलेंजेस आएंगे। रायन एयर वैसे हम रायन एयर है ना, मतलब इसमें तो हमेशा का ही रोना है, हमेशा का रोना है। चलो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एयरपोर्ट जाके देते हैं। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं वेल्स से आयरलैंड। वेल्स में हमारे 3 दिन काफी अच्छे बीते। यहाँ पर हमने वेल्स की कैपिटल कार्डिफ और उसकी एक कोस्टल सिटी स्वॉन्जी को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया, और अब समय आ चुका था इस कंट्री को बाय बाय बोलकर एक नई कंट्री की तरफ आगे बढ़ने का। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं कार्डिफ एयरपोर्ट। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यही है कार्डिफ एयरपोर्ट। दीदी ने हमारी यहाँ उतार दिया था, हमें कैब वाली दीदी ने। हाँ, दीदी थी हमारी जो कैब चला के आई थी। तो फिर मैंने दीदी से पूछ भी लिया कि आप ब्रिटिश तो नहीं लग रहे हो, आप कहाँ से हो? कह रही नहीं, मैं पर्शियन हूँ, मैं ईरान से हूँ। फिर मैंने दीदी से एक लगे हाथ क्वेश्चन भी पूछ लिया। मैंने कहा जो ईरान में ये सब हो रहा है उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कह रही जो हो रहा है वो ऑफकोर्स गलत है, पर जो गवर्नेंस थी ईरान की वो ठीक नहीं थी, इसीलिए 20 साल पहले मैं ईरान छोड़ के आ गई थी। तो जो दुनिया शायद एक पिक्चर देख रही है वो हाफ पिक्चर देख रही है, पर जो वहाँ की गवर्नेंस थी वो खराब थी। बहरहाल उस बात को छोड़ते हैं, खैर वो दीदी का अपना ओपिनियन था। फिर उसके बाद हम लोग सीधे अंदर घुसे। यहाँ हमारे इंडिया की तरह कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होता है, आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं और आप सीधे दंदनाते हुए अंदर अपने एयरलाइन के कैरियर के काउंटर पर पहुंच सकते हैं। तो हम भी भागते हुए पहुंच गए रायन एयर के काउंटर पर। हमने कहा भैया बताओ कितने पैसे आए ठोगे? कह रहे प्रॉब्लम क्या है? हमने कहा ऐसे वीजा स्कैन नहीं हो रहा है। अरे चेक इन कर दिया। हमने कहा चेक इन तो कर दिया, पर मेरे पे तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखा हुआ है। तो उसने बोला नहीं, आपके केस में पैसे नहीं लगेंगे, वीजा स्कैनिंग इशू है, वो हम अपने आप फिक्स कर देंगे, आप 2 बजे आना, क्योंकि तभी आपका फ्लाइट का चेक इन शुरू होगा। तो हम तो 12:30 ही पहुंच गए थे, तो 1.5 घंटा हमारे पास खाली पड़ा हुआ है। अभी एयरपोर्ट पे जाके अंदर बैठते हैं, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। वैसे सन निकल रहा है, अच्छा टेम्परेचर है, लेकिन जो हवा है ना वो इतनी तेज चल रही है, वो ऐसे फील करा रही है कि टेम्परेचर 0 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो ज़्यादा देर में बाहर खड़ा नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ ऑलरेडी फ्रीज होने शुरू हो गए हैं। तो अंदर चलते हैं और हम आयरलैंड जाएंगे। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है, तो वेल्स से डबलिन की ये फ्लाइट पकड़ रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमें स्पेशली मुझे आयरलैंड घूमने का मौका मिलेगा, पर गॉड हैज़ बीन काइंड टू अस।
तो वो आपके लिए हम बजट आइटनरी बनाएंगे। पर जब आप भी यूके घूमने आओगे तो आयरलैंड को साथ में सैंडविच कर लेना, लगे हाथ 2 कंट्री हो जाएंगी आपकी। तो चलो फिर आपको बजट एयरलाइन में यानी रायन एयर में लेकर चलते हैं वेल्स से डबलिन। जैसा आपको पता है हम एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो हमें लगभग 2 घंटे टाइम पास करना पड़ा। और उसके बाद जब रायन एयर ने हमारी बोर्डिंग चालू कर दी तो हम पहुंच गए उसके काउंटर पर। और वहां जाकर जो हमने चीज नोटिस करी कि सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रायन एयर ने बोर्डिंग पास प्रिंट करने से लेकर बैग टैग प्रिंट करने तक और उसको अपने बैग पर लगाकर बैग को ड्रॉप करने तक सारा काम यात्रियों के हाथ में सौंप दिया है। तो भाई इसे कहते हैं सेल्फ सर्विस का अल्टीमेट यूज और कॉस्ट कटिंग। हाँ जी, तो हमने अपना लगेज डाल दिया, उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी 30 किलो ले रखा था। तो जो मेरी ये जो टोटल फ्लाइट का जो खर्चा है 2 बंदों का, वो मेरे को पड़ा है रायन एयर का 9400। इसमें से मैंने अपने लिए कोई लगेज नहीं लिया था, मैंने अरुण के ही लगेज उसमें ऐड कर लिया था 20 kg और 10 kg, क्योंकि इतना लगेज था हमारे पास। अगर आपके पास इतना लगेज नहीं होगा और सिर्फ छुटकू बैग्स अलाउ करेंगे तो आई थिंक ये सिर्फ 4,500-5,000 हज़ार रुपये में 2 बंदों की फ्लाइट आप वन साइडेड अब आराम से खरीद सकते हो, क्योंकि मैंने 3-3,500-4 हज़ार रुपये जो एक्स्ट्रा दिया है लगेज का दिया है। ठीक है, तो अभी हमारा उसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक करा, इट वॉज ईजी प्लेन वनीला, कुछ भी नहीं ऐसे उन्होंने पूछा। उसके बाद यहाँ पर अभी तक हमारा कोई भी इमिग्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक शायद इनका मानना है कि अब तो आप हमारी कंट्री एग्जिट ही कर रहे हो। तो अभी हम यहाँ पर आकर आराम से बैठ गए हैं। अभी हमारी 1 घंटे में फ़्लाइट है, फ्लाइट में चढ़ेंगे, ज़्यादा मिनट की नहीं है, आई थिंक सिर्फ 50-55 मिनट की फ़्लाइट है और हम पहुँच जाएंगे शाम के 5 बजे डबलिन। ऊपर बैग तो रख दूं? हाँ, पानी की बोतल निकाल लो ना। तेरे वाली में तो जी हमारी रायन एयर की जो बोर्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, सारे पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हो गए हैं, स्टाफ जो है वो आ चुका है, बस एक फाइनल टचअप वाला काम चल रहा है। उसके बाद मैं आपको जो बता देती ना, रायन एयर बिल्कुल ही बजट एयरलाइन है। अगर इनका बस चले ना तो ये टॉयलेट यूज़ करने के लिए भी ना 1-2 पाउंड के लिए बाहर एक बंदा बिठा दे। ये देख रहे हो किससे कैसे बजट है। यहाँ पर वो जाली भी नहीं है बॉटल रखने के लिए, और जो स्टिकर वगैरह होते वो भी उन्होंने यहाँ पर ऐसे यहाँ पर स्टिकर ही लगा दिया। बताओ, कार्ड वार्ड की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। मेन्यू के लिए भी इनका मेल आ गया कि अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर दो और जब जो स्टाफ आएगा देना उनको आप पेमेंट कर देना। तो इसे कहते हैं जी प्योर बजट एयरलाइन। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो मेरे लिए तो ठीक है, हाइट आई थिंक मेरी हाइट छोटी है। अरुण कैसा है तेरा लेग स्पेस, कैसा है? लेग स्पेस ठीक है ना? तो भैया कह रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है वो कुछ चंद मिनटों में उड़ने वाली है। अब आप एक कंट्री से जाने वाले दूसरी कंट्री बोले तो यूनाइटेड किंगडम से अब आप उड़ के जाएंगे यूरोपियन यूनियन पे चले जाएंगे आप, जो कि है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि नीचे वाले पार्ट में पड़ती है। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, नॉर्दर्न आयरलैंड, दैट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ यूके। तो अभी हम उड़ते हैं और फिर चलते हैं और आपको मिलते हैं। अब हम कहाँ? डबलिन एयरपोर्ट में। तो भाई 45 मिनट की फ्लाइट के बाद हम लोग डबलिन में लैंड हो चुके हैं और ये हमारी 38 कंट्री हो गई है। लड़की ने उतरते सबसे पहले मेरे को बोला मुबारक हो, हमारी 38 कंट्री हो गई। जैसे हम वहाँ से जब एग्जिट कर रहे थे तो कहना गगन का कि उन्होंने हमारा इमिग्रेशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ शायद वो जो अपलोड करवाए थे हमारे वीज़ा और पासपोर्ट वही उनका एग्जिट था, क्योंकि हम एग्जिट कर रहे थे। पर यहाँ पर इमिग्रेशन हुआ, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, इट वॉज नॉट टफ इमिग्रेशन, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ल से जैसे वो मज़े ले रहा था हमसे। यूके से यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ से यूके क्यों नहीं जा रहे हो, कहाँ घूमोगे, कितने दिन के लिए हो, बेसिक से क्वेश्चन उसने पूछे। मतलब इट वाज ओके, इट वाज नॉट प्लेन वनीला बट इट वाज आल्सो नॉट टफ। मेरे जैसा मेरा यूके का था उतना तो बिल्कुल भी नहीं था। तब हम लोग आ गए हैं, हमारे बैगेज भी, जैसे हम बाहर निकले हमारे बैगेज दिख गए हैं, तो हमने अपने बैगेज कलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर पूछगिछ काउंटर से हम ये पता करेंगे
कि हमें कहाँ जाना है, कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। तो जी हमने फिगर आउट कर लिया कि अगर आपको सिटी सेंटर जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। सो 2 तरीके जाने के, एक तो आप ना सिटी बस यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वाली बसेस होती है जो येलो कलर की होती हैं, डबलिन बस बोलते हैं इनको। दूसरा है आप एयरपोर्ट से डबलिन एक्सप्रेस करके बस आती है, वो भी यूज़ कर सकते हो। जो डबलिन एक्सप्रेस बस है वो ऑफकोर्स वो एक्सप्रेस है तो वो बहुत जल्दी चलती है, मतलब उसके और सिटी के कंपैरिजन में अराउंड आधे घंटे का आपको फ़र्क मिल जाता है, बट कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क है। जो डबलिन एक्सप्रेस है वो स्टार्ट होती है 10 यूरो से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब यूरो चलता है, यहाँ पर पाउंड नहीं चलता है। 10 यूरो से स्टार्ट होता है, बट इट डिपेंड्स कि आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से जो आपका रेट है वो बढ़ता जाता है। जैसे मुझे जाना था सिटी सेंटर, क्योंकि जो मेरा हॉस्टल है वो सिटी सेंटर में है, तो उसकी कॉस्ट थी 10 यूरो। आपको वो अलग जोन से जाकर मिलती है, जोन 1 है उसका। अभी मैं खड़ी हूँ जोन 11 में, क्योंकि यहाँ पर अभी आएगी सिटी सेंटर वाली बस। तो हमने फिर बहुत चेक करा कि सिटी सेंटर वाली बस कितने में लेती है। तो सिटी सेंटर का जो प्राइस है वो फ्लैट प्राइस, जैसे लंदन में था 2 यूरो 60 सेंट्स का प्राइस है, 260 का प्राइस है। बट इसमें एक कैच क्या है कि यहाँ पर अभी जितना हमें लोकल से पता चला है कि यहाँ पर कार्ड नहीं चलता है, जैसे पूरे यूके में कार्ड चल रहा था, यहाँ पर आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड नहीं चला सकते हो। यहाँ पर आपको चेंज डालनी पड़ेगी 2 यूरो 60 सेंट्स पर पर्सन, उसके हिसाब से आपकी टिकट जनरेट होगी। तो हमारे पास ऑफकोर्स चेंज तो नहीं थी, हमारे पास नोट था 20 यूरो का सबसे मिनिमम वाला, बट चेंज नहीं थी। तो अरुण ने क्या किया, टर्मिनल 2 पे एक स्पार का एक वो था, आउटलेट था, तो वहाँ पर जाकर हमने कुछ बेसिक सी चॉकलेट या एक बेकरी का कुछ सामान हमने खरीद लिया और उससे बोला कि बहन थोड़े चेंज दे दे, तो उसने हमें चेंज दे दी। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जब यहाँ पर बस आएगी मेरी, तो अब मैं जब वो चेन डालूंगी तो वो चल जाएगी। मैं ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यही मुझे अंदर इन्फॉर्मेशन काउंटर से, मतलब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन काउंटर तो है नहीं, मेरे को ऐसी रैंडम एक भैया जा रहा था, मैंने उससे पूछा। दूसरा यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर ना डे कार्ड चलता है जिसको बोलते हैं लीप कार्ड, जो कि 1 दिन के लिए होता है, 3 दिन के लिए होता है, 7 दिन के लिए होता है। लीप कार्ड में क्या होता है, आप अनलिमिटेड टाइम से जो सिटी बस होती है ना उसमें टैप इन टैप आउट कर सकते हो, वो पर पर्सन का कार्ड होता है। तो 1 डे का जो लीप कार्ड था वो था 9 यूरो का, तो उसका भी मुझे कोई लॉजिक नहीं लग रहा था कि अगर मैं लीप कार्ड 2 लेती तो 18 यूरो तो यही होगा, तो अच्छा तो मैं एक्सप्रेस ले लेती। तो और इससे सबसे बेस्ट है कि मैं लोकल बस पे ऐसे ही चढ़ जाऊँ और उसमें जो 260 जो है मैं वहाँ पर डाल दूँ। तो ये अभी मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ये प्रोसेस चलेगा। तो अगर आपको यहाँ से सिम लेनी है, क्योंकि हमारे पास तो मैंने आपको बोला था ना कि मेरे पास तो मैंने रिलायंस की सिम इंटरनेशनल एक्टिवेट कर दी थी, तो मेरी वो यूके वाली सिम थी जो यहाँ पर आयरलैंड में भी चल रही है। अरुण की जो हमने सिम ली थी वो ई सिम ऑर्बिट वाली, वो अभी चल नहीं रही है। तो मैंने कस्टमर केयर पे इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो वो बोल रहे हैं कि एक बार हम कल चेक करेंगे कि आयरलैंड में वो क्यों नहीं चल रही है। बट अगर आपको आयरलैंड आकर अगर आपको सिम लेनी है तो आप एयरपोर्ट में ले सकते हैं। 2 प्राइस हमें यहाँ पर देखे, 35 यूरो और 45 यूरो। 45 यूरो जो है उसका क्या है, अनलिमिटेड 5G है फॉर 28 डेज, और जो 35 यूरो है उसका है इट्स अ मिक्स ऑफ 4G एंड 5G, और वो भी 28 डेज के लिए। अगर आपको वो लेना आप ले सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करानी है, अगर आप कोई और करेंसी लेकर आए हो तो वो यूरो में आप कन्वर्ट करा सकते हो। बट ऑफ कोर्स इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर इंडिया से आ रहे हो तो यार यूरो ही लेकर आना, और अगर पहले आपको यूके जाना है तो उसके लिए पाउंड लेकर आना, ताकि आप पाउंड टू यूरो कन्वर्जन एक्स्ट्रा ना दे देना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। बाकी अभी मैं देखती हूँ बस कहाँ तक पहुँची हमारी। बस का नंबर है 24 नंबर है बस का, तो लेट्स सी कि 24 नंबर वाली कितनी देर में आ रही है। तो मात्र 10 मिनट वेट करने के बाद हमारी 24 नंबर की बस ने अपने दर्शन दिए और हमने लपक कर उस बस को पकड़ लिया और 2 यूरो 60 सेंट हमने एक एक बंदे का उस डब्बे में डाला और अपनी टिकट लेकर इस बस में बैठ गए। तो यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी बजट ट्रैवलर्स के लिए, इसने हमारे ऑलमोस्ट 16 यूरो जो हैं वो बचा दिए हैं। जो वो 260 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो चल गया है, चेंज ही डालनी थी, तो हमने दोनों ने मिलके 520 जो था वो डाल दिया उसमें, और फिर एक टिकट जनरेट हो गई। और अभी क्या है, हमें अभी जाना है सिटी सेंटर और लगेज वगैरह हॉस्टल में ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद आसपास की जगह घूमेंगे। बट शुक्र है, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को सिर्फ एक्सप्रेस कार्ड का पता था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि जनरल पूरे यूके में तो भी चल ही रहे थे ना कॉन्टैक्टलेस कार्ड, तो मुझे लगा इधर भी शायद चल जाएगा। बट इट वॉज अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। डबलिन आयरलैंड की कैपिटल, लेकिन ये सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं है, ये एक ऐसा शहर है जहां पुरानी कहानियां, लाइव म्यूजिक, हिस्टोरिक बिल्डिंग और बियर, ये सब एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। और अब अगले कुछ घंटों के लिए ये शहर हमारा घर होने वाला है। हाँ जी, तो हम बस पकड़कर पहुंच गए हैं हमारे हॉस्टल। जब बस से हम आ रहे थे ना, तो भाई रास्ते में क्या सुंदर वादियां नजर आ रही थी भाई, ये काफी सुंदर है। अभी तक हमने जो यूके एक्सप्लोर किया है, मतलब लंदन और फिर हम वेल्स गए थे, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट था। पर जब यहाँ पर आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक और ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, हमारी हालत देखो, ग्लव्स निकल आए हैं। मैंने नीचे इनर वियर, उसके ऊपर वार्मर, फिर शर्ट,
फिर एक जैकेट और फिर उसके ऊपर ये एक और जैकेट, इतनी लेयरिंग कर रखी है, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अभी टेम्परेचर है -1, मार्च एंड चल रहा है, फिर भी -1 टेम्परेचर है। बाबा रे बाबा, सर्दियों में यहाँ क्या हालत होती होगी, कांट इमेजिन। तो सिल्वी ने हमारे लिए हॉस्टल बुक किया है, जो प्रॉपर हॉस्टल होता है। ये कंपनी जैसा हॉस्टल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टीपल फ्लोर है, मल्टीपल रूम है। तो जो हमारा पॉड है उसके अंदर 8 बेड है, जिसमें से 2 बेड हमने ऑक्यूपाई किए हैं, और उनकी कॉस्ट है 3500 रुपया दोनों बेड की मिला के एक रात की। तो हमने अपना सामान वहाँ पर डाला, हमें बक्से मिले हुए हैं, बक्से में अपना सामान डाला, अपना छोटा सा ताला हम लेके आए थे, ताला हमने लगा दिया है और हमने सामान फेंक दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। हमें लगा कि इससे पहले और सब कुछ बंद हो, थोड़ा सा डबलिन घूम लेना चाहिए। तो हम दोनों निकल गए हैं डबलिन घूमने के लिए, और अब आपको भी घुमाते हैं डबलिन। हमारी जो हॉस्टल था उससे मात्र 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा आज का पॉइंट था, वो है टेम्पल बार रोड। तो ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है टेम्पल बार रोड। इसका नाम टेम्पल बार रोड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेम्पल बार है, एक ब्रूरी है, जो जिसकी वजह से ये पूरे एरिया का नाम पड़ गया टेम्पल बार रोड। और यहाँ पर ना आपको बहुत सारे ऐसे लाइव आयरिश म्यूज़िक वाले आपको यहाँ पर बार्स वगैरह मिल जाएंगे, जो हमने भी ऑलरेडी बुक करा रखा है। बट वो मैंने लास्ट डे ऑफ जब डबलिन हम आएंगे तब का मैंने बुक करा रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि आज हमें आते आते एयरपोर्ट से लेट हो जाएगा, हम थक जाएंगे, इसलिए मैंने बिल्कुल लास्ट का वो बुक करा है। तो मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ आयरलैंड के बारे में। तो जी, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड की अगर मैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में बताऊँ तो इसमें मात्र 50 लाख लोग ही रहते हैं, और यहाँ से ज़्यादा लोग जो है ना वो यूएस में रहते हैं। मतलब आयरिश पीपल आयरलैंड में कम रहते हैं, आयरनी ये है कि यूएस में ज़्यादा रहते हैं। और मैं भी ऐसे ही गूगल कर रही थी तो वहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर, क्योंकि ना मैं लोगों को देख रही हूँ, मतलब जितना भी अभी 2-3 घंटे हमें हो गए हैं एनालाइज करते हुए, तो यहाँ पर ना बड़ी यंग जनरेशन है। मतलब तो अभी फिर मैंने गूगल करा कि यहाँ पर क्या एवरेज एज क्या है, मतलब यहाँ पर रहने वाले लोगों की। तो जो मीडियन एज जो निकली है ना, वो मीडियन एज निकली है कि 38 ईयर्स है यहाँ पर मीडियन एज। इसीलिए ये यूरोप की ना एक वन ऑफ द बड़ी लाइवली और कम एज वाली एक कंट्री माना जाता है, क्योंकि ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन और इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूके। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है ये आपका यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो आई थिंक 1920s के अराउंड में ये पहले एक पूरा आयरलैंड था, फिर 1920s के अराउंड में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड अलग हो गया। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो बड़ा भाई वो चला गया यूनाइटेड किंगडम के साथ, और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इसने बोला ना मैं तो किसी के साथ नहीं जा रहा, मैं एक सेपरेट कंट्री हूँ, मेरा अपना ही एडमिन होना चाहिए, गवर्नमेंट मेरी अपनी होनी चाहिए। इसलिए ये पार्ट हो गया यूरोपियन यूनियन का। अगर आपके पास यूके का वीज़ा है तो जिसमें होता है उसमें कैटेगरी होती है BIVS, ब्रिटिश आयरिश वीज़ा स्कीम करके एक टैग होना चाहिए आपके पास जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास वो BIVS है, आपके स्टैम्प पे, मतलब वीज़ा स्टैम्प पे लगा है, तो ही आप आयरलैंड आ सकते हो। और हमने ना डिटेल में वीडियो बनाई थी कि अगर आपको यूके का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप आराम से यहाँ पर जा सकते हैं यूके का वीज़ा अप्लाई करना। फिर वापस आ जाओ हमारी ये आयरलैंड वाली वीडियो देखने। एक और चीज़ बतानी मेरे को आपको कि आयरलैंड जो है ना, दिस इज़ बीइंग बूमिंग एज वन ऑफ द स्टार्टअप कंट्री मैं बोलूँ तो, क्योंकि कंपनीज लाइक एयरबीएनबी, मेटा, गूगल और बहुत सारी फाइनेंसिंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बहुत सारी कंपनीज ऐसी जिनका जो हेड क्वार्टर है वो डबलिन ही है, मतलब वो आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे ये लोग भी क्या कर रहे हैं कि लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है, एरिया इतना ज़्यादा है, तो ये भी बोल रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। तो जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्टार्टअप्स को लेकर, वो भी उन्होंने काफ़ी नॉर्मलाइज कर रखे हैं। मुझे अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है डबलिन शहर का, वो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है। लोग यहाँ पे जो इंग्लिश है ना, वो हल्की सी ना टंग ट्विस्टिंग इंग्लिश है, मतलब इट इज़ नॉट अ नॉर्मल इंग्लिश। हम इमिग्रेशन में भी देखा तो भाई को मैंने 3 बार पूछा सॉरी करके, तब तो मुझे समझ में आया कि वो कहना क्या चाह रहा था। सेम मेरे साथ अभी हुआ जब वो रिसेप्शन में, जब भी हम हॉस्टल में, उसके साथ भी ऐसे हुआ। तो यहाँ की जो अंग्रेज़ी है ना, वो थोड़ी सी, जैसे जनरली बोलते हैं कि स्कॉटलैंड की इंग्लिश समझ नहीं आती, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ की भी थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आ रही। बट ठीक है, तो मेरा आज का जो दिन था वो यही था कि हम शाम तक पहुँचेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ टेम्पल बार एरिया में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि यहीं पर ही शाम स्टार्ट हो जाती है। मतलब दिस एरिया इज़ ओनली फॉर द इवनिंग। आप यहाँ पर आओ, मस्त बार्स में जाओ, पब वगैरह में जाओ, दारू वारू पीनी वो पियो। यहाँ पर ना एक बियर बहुत फेमस है जिसका नाम है गिनीज़ बियर। अगर आपने सुना होगा तो ये
पूरे आयरलैंड की मतलब वर्ल्ड फेमस बियर है गिनीज बियर, जो कि आपको यहाँ यहीं पर इसका ओरिजिनेशन है। जनरली यहाँ पर ना गिनीज बियर की ब्रूरी का ट्रिप्स भी होता है, मतलब ब्रूरी ट्रिप भी होता है। बट अभी जो है, अभी हम ये एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, इसको देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइबी है। और जब भी हम क्रॉस करे थे ना, तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डबलिन था, हम जो है वो पीछे सदर्न पार्ट की तरफ थे, और बीच में एक रिवर आई थी, इसका नाम था रिवर लीफी। तो ये ना डबलिन एक ऐसा है, तो ये शहर, मगर ये फीलिंग दे रहा है कंट्री साइड की, कि आप ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं एक कैपिटल में हूँ, एक हॉच पॉच वाली जगह में। ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, मैं कहीं एक साइड ऑफ द टाउन में आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लोग हैं यहाँ पर, मस्त बार्स, जहाँ हम रुके हैं अभी अपने हॉस्टल में, वहाँ पर उसका अपना भी पब था, वो भी पूरा फुल पैक पब था। मैं नीचे गई थी पानी लेने, तो फुल पैक पब था। तो मुझे ये लग रहा है, और आज वर्किंग डे है, तो ये है कि बंदा सुबह काम करता है यहाँ पर, शाम को आकर फिर आराम से अपना रिलैक्स हो जाता है, अपना मी टाइम जीता है यहाँ पर। डबलिन देखते हुए एक चीज बार बार महसूस हुई, यहाँ लोग जिंदगी को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं करते, काम भी करते हैं, सपने भी पूरे करते हैं, और इस भाग दौड़ के बीच में जीना बिल्कुल नहीं भूलते। जो रेड कलर की बिल्डिंग है ना, यही है द टेम्पल बार, और ये इतना फेमस है कि इसकी जो पूरी विस्की की जो कलेक्शन है ना, वो लार्जेस्ट विस्की कलेक्शन है इंटायर आयरलैंड की यहाँ पर। भाई साहब, इसका फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन तो यहाँ पर इतना हुजूम रहता है ना कि बाहर तक भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर मतलब पूरे वेस्टर्न साइड में कल्चर होता है कि आप बियर उठाते हो और आप बाहर रोड पे आ जाते हो, क्योंकि ये जो रोड है ये गाड़ी वगैरह के लिए बंद है, आप सिर्फ पैदल या फिर साइकिल ही चला सकते हो। तो काफ़ी भयंकर भीड़ रहती है। अगर आप ड्रिंक करते, जैसे हम तो नहीं करते हैं अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो यहाँ पर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि टेम्पल बार में आओ और गिनीज बियर ज़रूर ट्राई करना। बट ऑफ कोर्स अगर आप विस्की लवर हो तो आप विस्की भी ट्राई कर सकते हो, मतलब जैसा एज़ पर योर कन्वीनियंस। मगर यहाँ पर टेम्पल बार में आना जरूर, चाहे दारू पियो चाहे ना पियो, हमारी जैसे बाहर से भी घूम के भी आप जा सकते हो। अगर डबलिन के स्पिरिट को एक जगह में समेटना हो तो शायद वो टेम्पल बार होगा। ये सिर्फ एक पब या स्ट्रीट नहीं, बल्कि डबलिन का कल्चरल हार्ट बीट है। यहाँ लाइव आयरिश म्यूजिक सड़कों तक सुनाई देता है, लोग अजनबी होके भी बातचीत शुरू कर देते हैं, और हर शाम एक छोटा सा फेस्टिवल जैसा लगता है। Did you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus? Tell the lepers in your head. Thank you. From you too. Thank you. टेम्पल बार की लार्जेस्ट विस्की कलेक्शन देखने के बाद और इस टेम्पल बार की वाइब्स को एब्जॉर्ब करके, टेम्पल बार स्ट्रीट्स की वाइब्स को एब्जॉर्ब करके, बारी थी वापस अपने हॉस्टल की तरफ जाने की। और जब हम अपने हॉस्टल पहुंचे तो वहां के बार में तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे महफिल जमनी शुरू ही हुई हो। Killing the streets and killing the beats. From all the people need. We having the Barbies and all of our parties and cutting the helicopter. तो इस हॉस्टल में एक रात बिताने के बाद हम लोग अगली सुबह पहुंच गए अपनी गाड़ी बुक करने के लिए। हाँ जी, तो हमने ना सुबह सुबह अपना जो है हॉस्टल जो है वो चेकआउट कर दिया था। काफ़ी ठंडा भैया यहाँ पर, तो हमारा ये थॉट था कि हम हॉस्टल चेकआउट कर देंगे, लगेज हम वहीं पर ही छोड़ देंगे, और फिर हम गाड़ी हायर करने वाले पे भी ऑफिस जा रहे थे, वहाँ से गाड़ी पिक करेंगे और मुश्किल से 10:30 पौने 11 बजे तक हम लोग घर मतलब हॉस्टल पहुँच जाएंगे, फिर लगेज उठा लेंगे, क्योंकि जनरली हॉस्टल्स में तो आप लगेज रख सकते हो। और यहाँ का चेकआउट टाइम था 10, तो उसने बोला कि नहीं, अगर 10 बजे के बाद अगर आपका कोई भी सामान अगर वहाँ पर में पड़ा होगा तो इट विल बी चार्जेबल, या फिर या तो ऐसा है आप लगेज स्टोरेज में नीचे स्टोर करके जाओ और वो भी चार्जेबल है। तो फिर हमने सोचा कि साथ ही लेकर चलते हैं अपना लगेज। और जो हॉस्टल में एक चीज़ अच्छी थी कि ये जो लोकेशन है ना, इसकी बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बिल्कुल सेंटर में ही है, बिल्कुल 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे आ गई थी, ये ट्रैम लोकेशन आ गई थी। यहाँ से अब हम ट्रैम पकड़ के अब हम जा रहे हैं एक स्टेशन में जिसका नाम है स्पेंसर डॉक। वहाँ से मैंने ना कल रात को ऑनलाइन ही बुकिंग कर ली थी कार हायर की। तो पीक ऑफिस आवर्स में डबलिन की इस ट्रैम को पकड़कर हम लोग चल दिए अपने कार हायर पॉइंट की तरफ। और गगन ने अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हमारे पैसे तो बचाए ही, साथ में मुफ्त में कार अपग्रेड भी हो गई। कहाँ हमने बुक की थी फिएट 500 और हमें मिली i20। जी फाइनली हमने गाड़ी जो है वो ले ली है। ये पीछे गाड़ी i20 है, 3 दिन के लिए ली है हमने। और अब मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रोसेस
बता देती हूँ। मैंने इस बार क्या किया, इस बार हमने ऑफलाइन ना बुक करके हमने ऑनलाइन बुक करी गाड़ी, और एयरपोर्ट से ना लेकर मैंने सिटी से लिया, क्योंकि एयरपोर्ट से मुझे नहीं लेनी थी, क्योंकि कल हम शाम को तो पहुँचे ही थे, तो एक दिन का एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा हो जाता 40-50 यूरो का। तो हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह सिटी से गाड़ी ले लेंगे। मैंने जो यूज़ करा है, मैंने यूज़ करा था स्काई स्कैनर यूज़ करा था, जिससे आप फ्लाइट चेक कर सकते हो, स्काई स्कैनर से कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ही आप गाड़ी भी कंपेयर कर सकते हो, कार रेंटल वाली गाड़ी। टोटल मेरे को जो पड़ी है वो, मेरे को इंडियन रुपीज़ से बात करूँ तो 17,500 रुपये की पड़ी है फॉर 3 डेज़। इसमें जो है आपका फुल इंश्योरेंस कवर्ड है। पेट्रोल गाड़ी हमने ली, सबसे छोटी गाड़ी हमने ली। जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में मेरे को फ़र्क दिखा ना, ऑनलाइन में यू कैन सर्च एंड बुक द छोटी गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ी सस्ती पड़ती है। ऑफलाइन में आप जैसे ही आओगे ना, वो सीधा मना कर देते, नहीं यार छोटी गाड़ी तो है नहीं, आपको मिडल लेवल वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी, और वो करीब 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से वो महंगी भी पड़ती है हमें। तो इसलिए मुझे ये एक तो मेजर फ़र्क दिखा। दूसरा दिखा कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के रेट में भी फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, 4-5 हज़ार रुपये का आपको भी फ़र्क दिख जाएगा। अगर आपको भी यहाँ का लोकेशन अगर चाहिए होगा ना, यूरोप कार का सिटी सेंटर है, स्पेंसर 1 करके ये जगह का नाम है, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन दिख जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं अपनी दूसरी एक सिटी चेंज कर रहे हैं। डबलिन से हम लोग जा रहे हैं एक नई सिटी, जो कि नाम है गॉलवे, जिसका नाम है। और डबलिन से गॉलवे का जो रास्ता है ना यार, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है, क्योंकि डबलिन पड़ता है आपका ईस्टर्न साइड में और गॉलवे आपका वेस्टर्न साइड में। तो जब हम वो जो एरिया क्रॉस करते हैं ना, काउंटी कंट्री साइड, ये जब पूरा टाउन क्रॉस करते हैं ना, बहुत ही सुंदर रास्ता है। वो आपको अभी हम दिखेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा। बट अभी तक का हमारा जो सफ़र था फ्रॉम वेल्स टिल आयरलैंड, जिसमें हमने सारे इमिग्रेशन, वीज़ा, कार रेंटल, कल हमने शाम कैसे स्पेंड करी, हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @veggie में, ठीक है जी। सो ऑन दिस नोट, ऐसा हमेशा अरुण का कहना होता है, ऑन दिस नोट वी आर सेइंग बाय बाय, एंड टू ऑल द वेजीज कीप वॉन्डरिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ पर हम जाने वाले गॉलवे।